हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करा था। ठीक है, अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि एजियोट्रॉप्स है। राइट, अब देखते हैं एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या कुछ लिखा है। सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स, मतलब कि हम लोग कुछ लिक्विड को मिक्स करके एजियोट्रॉप पर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। राइट, अब ये जो एजियोट्रॉप्स हैं इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। विच आर बाइनरी मिक्सचर्स, आप ध्यान रखना ये जो एजियोट्रॉप्स होंगे ये केवल बाइनरी मिक्सचर्स होंगे, मतलब कि इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखना। ये जो एजियोट्रॉप्स होंगे इनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम होगा। याद करो, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन को हमने XA XB से रिप्रेजेंट करा था और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को हमने YA YB से रिप्रेजेंट करा था। तो हम लोग बोल सकते हैं XA इक्वल टू YA या फिर XB इक्वल टू YB। तो उनका कंपोजिशन जो लिक्विड फेज में होगा वेपर फेज में भी उनका कंपोजिशन सेम होने वाला है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। साथ ही ये जो एजियोट्रॉप्स हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल करेंगे, मतलब कि इनका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लो A का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, B का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है। अब इन दोनों को मिला दिया तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो एक फिक्स वैल्यू होगा। इन सच केस it is not possible to separate the components by fractional distillation। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्चुअली आप बोल सकते हो ये एक तरह का डेफिनेशन ही है। मतलब एजियोट्रॉप्स में जो मिक्सचर्स होंगे, जो बाइनरी मिक्सचर्स में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। बोला जा रहा है कि दो टाइप पर का एजियोट्रॉप होता है। सबसे पहला टाइप जो है वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और जो दूसरा टाइप है वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। राइट, द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होता है वहाँ पर हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखना है। राइट, और ये बात पहले ही जान लो, इनका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। मतलब कि ये जो एजियोट्रॉप्स हम लोग बनाने वाले हैं इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर का जो मिक्सचर होगा तो उनका रेशियो फिक्स होगा, उनका कंपोजिशन फिक्स होगा। राइट, अब इनकी एग्जांपल देख लो। जैसे इथेनॉल और वाटर पर का अगर हम लोग मिक्सचर लेंगे और हमने इनका कंपोजिशन भी फिक्स कर लिया, इसमें क्या है 95% वाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होगा, तो ऐसा जो मिक्सचर होगा वो एक्चुअली एक तरह का एजियोट्रॉप बन जाएगा। राइट, द लिक्विड एंड वेपर फेज हैव द सेम कंपोजिशन। तो उनका लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन या कहें कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वो सेम होगा। नो फर्दर सेपरेशन अकर्स, और उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। ये बात हम लोगों ने देख लिया था। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे पूरा एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत आसानी से समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन जो थे ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप थे। राइट, उसी तरह द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और वैसे टाइप पर के सॉल्यूशन जहाँ पर रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन नज़र आ रहा था, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, उस केस में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नज़र आएगा। आप याद रखना, वेपर प्रेशर के जस्ट अपोजिट जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नज़र आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल इसने ले रखा है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। राइट, अब यहाँ पर 68% नाइट्रिक एसिड होगा और 32% वाटर। अगर मान लो इनका कंपोजिशन हमने फिक्स कर दिया तो ये भी एक एजियोट्रॉप पर का फॉर्मेशन करेगा जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पर का एक टाइप होगा। अब इन सारी बातों को और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं नोट्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ जो और आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अब तक हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहला देखा कि ये जब भी होगा बाइनरी सॉल्यूशन होगा जहाँ पर एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है,
दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो फिक्स कंपोजिशन होगा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर का जो रेशियो होगा वो मोलर रेशियो फिक्स होगा। ठीक है, अब ये फिक्स ही हमने क्यों लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर के एक फिक्स रेशियो को लेना हमारा मजबूरी था, तो ये क्यों ऐसा है इस चीज़ को हम अभी देखने वाले हैं। अब थर्ड पॉइंट में पहले आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हम लोगों ने देख लिया है कि ये जियोट्रॉप जो मिक्सचर होंगे वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर में बॉयल करेंगे। आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहले ही बता दिया था। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन पर का वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर से कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, इस पार्ट को बॉइलिंग पॉइंट वाले बात को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब फोर्थ केस आ जाओ। फोर्थ केस लिख रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने बता दिया था कि ये एक तरह का डेफिनेशन का ही पार्ट है। तो एक्चुअली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब ये कैसे नहीं कर सकते, ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। अब हमें फिफ्थ पॉइंट में क्या देखना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर का लिक्विड फेज का कंपोजिशन इक्वल टू होता है उसके वेपर फेज के कंपोजिशन से। आपको याद होगा एक्स ए से हम लोगों ने लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा था और वाई ए से हमने वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा था। मान लो ए जो है वो सॉल्यूट है, तो हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में बराबर होगा उसके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, उसी तरह सॉल्वेंट के बारे में भी ये बात बोल सकते हैं। अगर मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन की बात करें लिक्विड फेज में, वो बराबर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के वेपर फेज से। राइट, हमें अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझने के लिए पहले डिस्टिलेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखते हैं। तो इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमने एक सॉल्यूट लिया है, एक सॉल्वेंट लिया है। सॉल्यूट में हमने मान लो इथेनॉल ले रखा है और सॉल्वेंट के लिए हमने वाटर ले रखा है। ठीक है, अब इनका ये जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हम लोग एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो अगर इन सबको हमने एक कंटेनर में रख लिया, ठीक है, और हम लोग मान लो इनको हीट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब हम लोग हीट करेंगे तो सोचो यहाँ पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो इथेनॉल और वाटर दोनों के ही गैसियस मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना। अगर मान लो इस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, इनको डिस्टिलेट करना है, तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग 80 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, इथेनॉल वेपराइज हो जाएगा, बॉयल कर जाएगा और ये दूसरे वाले कंटेनर में आ जाएगा और ये वाले कंटेनर में हमारा वाटर रह जाएगा। बट कुछ पल के लिए सोचो, क्या हम लोग ये सही सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन आप सोचो कि ये जो वाटर है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। बच्चे ध्यान देना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जरूरी तो नहीं यहाँ पर जो वेपर होंगे वो वाटर पर के वेपर नहीं होंगे। ठीक है, आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। मतलब वहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है कि सन के टेम्परेचर से वाटर बॉयल होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है और उसके बाद से वाटर वेपराइज होता है। नहीं, इसका मतलब यहाँ पर वाटर वेपर भी तो बने होंगे, और अगर यहाँ पर वाटर वेपर बने होंगे 80 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो वाटर वेपर बने होंगे वो इथेनॉल के साथ इस कंटेनर में भी आ गए होंगे। मतलब यहाँ जो हमें चीज मिल रहा है वो केवल और केवल बच्चा इथेनॉल नहीं मिल रहा, वो इथेनॉल के साथ वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अब हम लोग समझते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं। कुछ पल के लिए आप सोच लो कि इथेनॉल का जो मिक्सचर आपने लिया है उस मिक्सचर में उसके लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन 0.5 है। कहने का मतलब है इथेनॉल और वाटर का हमने इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ले रखा है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इथेनॉल का हमने 10 मोल ले लिया और वाटर का 10 मोल ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही आप रॉल्स लॉ अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होगा, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट होगा वो पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करेक्ट बात, लेकिन वो तो इसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा ना। अब आपको पता है क्योंकि इथेनॉल पर का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो रेस्पेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो इथेनॉल ज़्यादा क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वेपर भी इथेनॉल के ज़्यादा बनेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो देखो इनका जो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है, मान लो उसको आपने XA माना था, अब मान लो यहाँ पर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन को आपने YA माना था, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये YA जो है
मतलब वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन इसके लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से अलग हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पर इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, वेपर ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि YA जो है, मान लो इथेनॉल के लिए मैंने 0.6 लिख दिया और वहीं वाटर के लिए, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही होगा, तो उसके लिए मैंने 0.4 लिख दिया। अब देखो वेपर फेज में क्या हो गया बच्चे कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो गया और वाटर का मोल फ्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, तो हमने जब कंडेंस किया इसी वेपर को, तो हम लोग कंडेंस किए थे ये दूसरे वाले कंटेनर में। अब जब हम इनको कंडेंस करेंगे, देखो यहाँ पर 0.5 था, अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा 0.6 और 0.4 हो जाएगा, राइट। अब सोचो हम लोगों ने ये काम रिपीटेटिव ऑर्डर में करा। अब हमें ये जो मिला, वापस से इस कंटेनर को खाली करके हमने यहाँ पर इस प्रोसेस को रिपीट ऑर्डर में लगा दिया। तो रिपीट ऑर्डर में जैसे ही लगा दिया, अब सोचो हमारे पास इथेनॉल का अमाउंट भी ज़्यादा और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी कम। उस केस में इथेनॉल का वेपर तो और भी ज़्यादा बनना चाहिए ना। मतलब अब ये जो नया वाला इसका वेपर फेज का कंपोजिशन होगा वो 0.6 से बढ़ के हो सकता है कि 0.7 आ जाए। अगर इथेनॉल 0.7 आ जाएगा तो सोचो तो वाटर कितना आ जाएगा, वाटर के उस केस में 0.3 आ जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना। अगर मान लो अब ये जो नया मिला इसको वापस से रिपीटेटिव ऑर्डर में हमने यही काम करा, तो पॉसिबिलिटी है 0.7 से वो 0.8 आ जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग रिपीटेटिव मोड में कई बार कर लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ 3-4 बार करा, मान लो 50 बार 60 बार कितने बार भी हमने कर लिया, तो एक टाइम ऐसा जरूर आ जाएगा जब हमारे पास इस कंटेनर में केवल और केवल इथेनॉल बचेगा और वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो चलो ये जो प्रोसेस है, आपको डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस समझ आ गया कि यहाँ पर बार बार जब हम लोग ये काम कर रहे हैं तो सारा चीज़ डिस्टिल हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को जब हम लोग रिपीटेटिव मैनर में कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने वाटर और जो इथेनॉल है उसको प्रॉपर टाइप से सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है। बट अगर हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर का डिस्टिलेशन करने का सोचें, जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल इथेनॉल और वाटर का ही ले लेते हैं, तो आपने देखा था 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम वाला जो केस था वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा था। तो स्टार्टिंग वाला जो कंपोजिशन था याद करो, उसमें 0.5 दोनों पर का कंपोजिशन हमने ले रखा था और तब हम लोग डिफाइन किए थे कि वहाँ पर जो वेपर फेज में जो इथेनॉल का कंपोजिशन होगा वो 0.6 चला गया था, या फिर मतलब रिलेटिवली जो लिक्विड फेज में उसका कंपोजिशन होगा उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। तो ये उसके नेचर पर डिपेंड कर रहा था। बट रॉल्स लॉ क्या बोलता है, ये उसके नेचर पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ में उसका लिक्विड फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज में क्या कंपोजिशन है, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या है, किसी का अमाउंट अगर आप ज़्यादा लोगे तो किसी के अमाउंट ज़्यादा लेने पर उसका मोल फ्रैक्शन भी तो ज़्यादा होगा, उसके वेपर्स भी तो ज़्यादा बनेंगे। मतलब ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो वेपर क्रिएट हो रहा, नंबर ऑफ वेपर जो क्रिएट होंगे, नंबर ऑफ जो वेपर मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। किन दो फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, एक्चुअली जो कंपाउंड ले रखा है उसका नेचर क्या है, और दूसरा फैक्टर क्या होगा कि इसका अमाउंट आपने लिक्विड फेज में कितना ले रखा है। अब अगर मान लो ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, उस केस में हम लोग एक ऐसा कंपोजिशन तो सेट कर ही सकते हैं ना, जहाँ पर कि लिक्विड फेज पर का जो मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी एक कंपाउंड का, हो सकता है वो इथेनॉल हो या वाटर हो, वही उसके वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन हो। ठीक है, मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लो, हो सकता है वो 0.7 था मान लो और ये 0.3 था, तो 0.7 और 0.3 अगर मोल फ्रैक्शन इसका मान लो ए का लिक्विड फेज में था, तो वेपर फेज में भी इसका मोल फ्रैक्शन मान लो इतना ही हो गया। तो वेपर फेज में अगर इसका मोल फ्रैक्शन इतना ही हो जाएगा तो इसके साथ जो एक और कंपाउंड था तो उसका भी मोल फ्रैक्शन उतना ही बराबर हो जाएगा। अब सोचो कि वापस से जब हम लोग इसको यहाँ पर कंडेंस करने का कोशिश किए तो यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन तो वही हो गया ना, 0.7 और 0.3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था याद करो, लास्ट टाइम हमने इसको रिपीटेटिव मोड में बार बार हम लोग ये प्रोसेस किए थे तो फाइनली सेपरेट आउट हो गया था। बट यहाँ पर क्योंकि वेपर फेज में भी वही मोल फ्रैक्शन आ गया तो हमने वापस से इसको इस कंटेनर में डाल दिया। इस कंटेनर में डाल के हम लोग कितना बार भी ये काम कर लें बट इसका मोल फ्रैक्शन तो वेपर फेज में भी वही है, कांस्टेंट है, तो फाइनली इसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी चीज क्या देखा आपने, क्या किया है, एक फिक्स कंपोजिशन बनाया। अगर ये फिक्स कंपोजिशन नहीं बनाओगे तो एजियोट्रॉप
नहीं बन पाएगा। दूसरा आपने क्या नोटिस करा कि इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में भी वही मोल फ्रैक्शन होगा, या फिर इसको दूसरे टर्म में आपने क्या कहा था, इनका कंपोजिशन जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन होगा वेपर फेज में भी इनका कंपोजिशन वही होगा। और ये एक तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोगों ने समझ लिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एट लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एट वेपर फेज। इसको आप y कर लेना, ठीक है, ये y लिखा हुआ है, सोच लेना। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एट लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एट वेपर फेज, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे उस केस में इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, इनको हम लोग अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसके दो टाइप्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये एक्चुअली मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में नजर आएगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग ऑफ एजियोट्रॉप हमेशा नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ में नजर आएगा। ठीक है, जब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा उस समय बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उस समय बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना कि वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी देखा था जब वेपर प्रेशर डिफाइन किया था। सोचो कोई एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में उसका वेपर तो कम बनेगा ना, तो वेपर अगर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेगा। वहीं मान लो किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उस केस में उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, और वेपर जितना ज़्यादा बनेगा वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। अब पहले इस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को देखते हैं। तो मैंने बता दिया था कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ में नजर आएगा। तो आपको ये ग्राफ याद आ रहा होगा, है ना, यहाँ पर वेपर प्रेशर देखो आइडियल केस से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन आपको नजर आया था। अब सोचो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बच्चे, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हम लोग उसको कम टेम्परेचर देंगे, उसी केस में वो बॉयल हो जाएगा। और कम टेम्परेचर में ही अगर बॉयल हो जाएगा, इसका मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट आया ना, तो सोचो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर जबकि उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम हो जाएगा ना, मतलब जस्ट इसका इन्वर्स। तो कई बार क्या होता है देखना, ऐसे सवाल आता है कि आपको है ना ग्राफ दिया हुआ रहेगा वेपर प्रेशर का, ठीक है, और आपको बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ पूछेगा, तो जस्ट याद करना उस पर्टिकुलर जगह पे आप रिवर्स ग्राफ प्लॉट कर दोगे, ठीक है, तो वही आपका बॉइलिंग पॉइंट का पर का ग्राफ हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैंने बता दिया था, ये नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ में नजर आएगा। देखो आपको इस फिगर से याद आ रहा होगा, ये मान लो ये आइडियल पर का केस है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ वेपर प्रेशर कम हो गया, इस पर्टिकुलर जगह पर सबसे मिनिमम वेपर प्रेशर है। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है बच्चे, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो वेपर तो बनाना नहीं चाहते हैं, तो वेपर बनाना नहीं चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, या ये कहें कि हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिससे कि उनका जो वेपर पर का फॉर्मेशन हो वो ज़्यादा हो और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी हम लोग वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट देख पाएंगे। तो इसमें भी कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मान लो ये फिगर दे रखा होगा वेपर प्रेशर का और आपको बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट पर का ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसको भी आप सोच लेना उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पर कि आपका वेपर प्रेशर मिनिमम था, उस पर्टिकुलर पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो पाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइनली समराइज कर देते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन भी बोलेंगे, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर में ये बॉयल होगा। ठीक है, दोज सॉल्यूशंस विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो ये बात हमने देख लिया था कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा। ठीक है, और इनका कंपोजिशन जो होगा वो भी फिक्स होगा, और इनका कंपोजिशन कभी भी बदलेगा नहीं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस नेवर बी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस कर लिया था कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो होगा वो केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, उस केस में उनका डेविएशन नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव डेविएशन होगा और ना ही नेगेटिव डेविएशन होगा, उस केस में वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये प्रोसेस को हमने एग्जांपल में देख लिया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, और हमने ये भी देख लिया था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बन जाएंगे तो उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उनका वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन था वो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर आ जा रहा था। तो हम लोग कितना बार भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगा, कंपोजिशन सेम हो जाएगा, तो हम लोग उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाते थे। इट कैन बी सेपरेटेड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इथेनॉल और वाटर पर का एग्जांपल ये हमने ले भी लिया था, जहां पर कि 95% इथेनॉल जो हमने लिया था, यहाँ पर वैल्यू कुछ और दे रखा है बट आपने 95% ही मानना है, राइट। देखो यहाँ एक और एग्जांपल ले रखा है इथेनॉल और बेंजीन पर का, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है। तो इनको एक फिक्स रेशियो में जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का काम करेगा और उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो आप हमेशा याद रखना अपने साथ। तो आपने ये चीज़ भी देख लेना है कि अगर ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था, मतलब जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो हम लोग इसको पक्के तौर पे बोल सकते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट लो होगा, मतलब वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। वहीं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को भी हमने देख लिया था। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट लो वाले सॉल्यूशन इस टाइप पर के एजियोट्रॉप को रिप्रेजेंट करते थे। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को खत्म कर लिए। अब लोग नेक्स्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।